मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, इस कोरोना वायरस की महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते बहुत दिनों से आपका पठन पाठन बाधित है। तो आज मैं जीव विज्ञान विषय को लेकर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए जो जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, इसमें कुल जो थ्योरी का पोर्शन है वो 5 इकाइयों में विभक्त है। पहली इकाई जनन, दूसरा अनुवांशिकी और विकास, तीसरी इकाई जीव विज्ञान और मानव कल्याण, चौथी इकाई है जो प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, पांचवी है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये कुल 5 इकाइयां हैं जिनको हमको इस पूरे सत्र में पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहली इकाई जनन से, और इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का वह है सजीवों में जनन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पे जितने भी सजीव हैं वो सब जन्म से लेकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके बीच इसकी जो जीवन चक्र है उसकी बहुत सारी अवस्थाओं से सजीव गुजरता है, और उसके पूरे जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो अवधि है उसे हम उस जीव की जीवन काल या जीवन अवधि के नाम से जानते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में लाइफ स्पैन कहते हैं। पृथ्वी पे जितने भी सजीव हैं सबका एक अपना निश्चित जीवन अवधि होती है, एक औसत जीवन काल होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें, मनुष्य का जो औसत जीवन काल है वह, जिसको हम जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं, वो काफ़ी घट करके नीचे आ चुकी है। उसको हम मोटा मोटा 55 से 75 साल के बीच मान सकते हैं। इसी प्रकार हाथी का जो जीवन काल है वह 65 से 90 वर्ष होता है, शेर का 25 वर्ष, घोड़े का 30 से 40 वर्ष, कुत्ते का जो औसत जीवन काल है 20 से 30 वर्ष है, गाय का 20 से 25 वर्ष, घड़ियाल का 60 वर्ष, ऐसे ही तोता जो होता है उसका 140 वर्ष से अधिक जीवन काल माना गया है। ठीक उसी प्रकार पौधों की बात करें तो बहुत सारे पौधे हैं जिनका जीवन काल 1 वर्ष, 2 वर्ष, बहुत का कई जो बहुवर्षीय हैं कई साल है। जैसे वृक्षों में हम बात करें, एक वृक्ष हम जानते हैं, आप सब देखे भी होंगे, बरगद का पेड़, इसका औसत जीवन काल 700 वर्ष से अधिक माना गया है। इसी प्रकार जंतुओं में जो औसत जीवन काल सबसे अधिक कछुआ का माना गया है, जो 300 वर्ष से अधिक का होता है। बच्चों, जितने भी जीव हैं हमने बताया कि सब जन्म से लेकर के मृत्यु तक 3 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। वो अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है वृद्धि काल या किशोरावस्था, जिसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। दूसरा जो फेज है वह है जनन काल, जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। और तीसरा है जीर्णावस्था, जिसको हम सेंसेंस फेज के नाम से जानते हैं। व्यक्ति जब कोई सजीव जब इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, उससे लेकर जन्म काल के पूर्व की अवस्था जो किशोरावस्था कहलाती है वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। इसमें सजीव अपने आप को प्रजनन के योग्य बनाता है, प्रजनन के लिए तैयार करता है, जिसको हम जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं। इसके बाद का समय जन्म काल कहलाता है, जनन फेज कहलाता है, यानी किशोरावस्था के बाद से लेकर के जब उस सजीव में लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है, वह जनन करने के योग्य हो जाता है, यानी जननिक परिपक्वता उसको आ जाती है, तो उसको जो है हम जन्म काल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार तीसरी जो अवस्था है वह है जीर्णावस्था। जन्म काल के बाद प्रत्येक जीव धीरे धीरे उसकी क्षमता क्षीण होने लगती है, कोशिकाएं वृद्धि होने लगती हैं और वह अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसे हम सेंसेंस या जीर्णावस्था के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रजनन है क्या, प्रजनन को हम कैसे परिभाषित करें। तो बच्चों,
सभी सजीव अपने जीवन, अपनी पीढ़ी और अपने लक्षणों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जिसे हम प्रजनन कहते हैं। बच्चों, हम कम शब्दों में कहें तो जनन संतान उत्पन्न करने की एक जैविक प्रक्रिया है, अर्थात संतानोत्पत्ति की क्रिया ही जनन कहलाती है। अब ये किन विधियों द्वारा जनन होता है, तो हम बच्चों बात करेंगे कि जो जनन है वो प्रायः सजीवों में दो प्रकार से जनन की क्रिया होती है। पहला अलैंगिक क्रिया और दूसरी लैंगिक क्रिया। यानी जो अलैंगिक जनन है वो प्रायः छोटे जीवों में, सूक्ष्म जीवों से लेकर के पेड़ पौधों में, जंतुओं में पाया जाता है। अब जो अलैंगिक जनन है वो प्रायः एक ही जनन के द्वारा होता है और यह तीव्र गति से पाया जाता है। इस जनन में समसूत्री विभाजन के माध्यम से जनन होता है। अतः इसमें जो संततियां प्राप्त होती हैं वो सभी संततियां जनक के समान होती हैं और उसमें आनुवांशिक लक्षण भी जनक के समान ही होते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे कि जो लैंगिक जनन है वो कैसे होता है, उनकी क्या विधियां हैं। बच्चों, सजीवों में जो अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां हैं। सबसे प्रमुख विधि है विभाजन, द्विविभाजन, जिसको हम फिजन के नाम से जानते हैं या विखंडन के नाम से जानते हैं। इस विधि के द्वारा बहुत सारे सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि सारे जन्म करते हैं। अब पहली जो विधि विखंडन है, विखंडन भी कई प्रकार के होते हैं। पहला हम जैसे बात करें द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन। द्विविभाजन की क्रिया प्रायः जीवाणुओं में देखी जाती है, जिसमें वर्धी कोशिका विभाजित होकर के दो संतत कोशिकाओं में बढ़ जाती है। यह प्रायः जीवाणुओं में जन्म करने की सबसे प्रमुख विधि ये होती है, द्विविभाजन। हम एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु के बारे में आप जानते हैं। यह जीवाणु दही में पाया जाता है और इसके जन्म करने की जो प्रमुख विधि है वह है द्विविभाजन। मान लीजिए कि यदि हम 100 ग्राम दही लें और उसमें 10 लाख जीवाणु हो, वो प्रत्येक 20 मिनट बाद द्विविभाजन करके अपनी संख्या को दोगुना कर लेते हैं। अर्थात यदि 20 मिनट पहले जीवाणु की संख्या 10 लाख थी तो 20 मिनट बाद उनकी संख्या 20 लाख हो जाती है। अगले 20 मिनट बाद 40 लाख हो जाती है। यही कारण है कि गर्मियों के समय में या अन्य समय में जब समय अधिक बीता जाता है वैसे वैसे दही खट्टी होती चली जाती है। तो इसके बाद जो दूसरी विधि है बहुविखंडन। बहुविखंडन हम यूग्लिना में देख सकते हैं, पैरामीशियम में देख सकते हैं। अब आगे अगली जो विधि है अलैंगिक जनन की वह है मुकुलन विधि। मुकुलन विधि क्या है? जब सजीवों में वर्धी कोशिकाएं या वर्धी अंग छोटे छोटे अधिवृद्धियों के रूप में विकसित होते हैं, जिन्हें हम मुकुल कहते हैं। यह मुकुल जनक शरीर से अलग होकर के, पृथक होकर के, स्वतंत्र होकर के नए जीव को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। प्रायः मुकुलन ईस्ट में देखा जा सकता है। इसके अलावा मुकुलन की क्रिया हाइड्रा में भी पाई जाती है। हाइड्रा भी मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन भी बच्चों कई प्रकार का होता है। हम बात करें तो बहिर्जात मुकुलन, जिसको हम एक्सोजीनियस बडिंग के नाम से जानते हैं, प्रायः ईस्ट में और हाइड्रा में होता है। दूसरा जो प्रकार है मुकुलन का वह है आंतरिक मुकुलन,
जिसको हम इंडोजीनियस बडिंग के नाम से जानते हैं। जनन की यह प्रक्रिया यानी जो आंतरिक मुकुलन की क्रिया है, यह प्रायः स्पंजों में पाया जाता है। स्पंज में एक उदाहरण है स्पॉन्जिला का, जिसमें जेम्यूल्स बनते हैं। ये जेम्यूल्स वास्तव में आंतरिक मुकुलन ही है या आंतरिक मुकुल इसमें बनते हैं, जो अलग होकर फिर नए जीव को जन्म देते हैं। बच्चों, अलैंगिक जनन की अगली क्रिया है बीजाणु जनन। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, बहुत सारे ऐसे सजीव हैं जिनमें वर्धित कोशिकाएं विभाजित होकर के छोटे छोटे गोलाकार या अंडाकार एक कोश की संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु मातृकोशिक जीव से अलग होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। अब बीजाणु जनन में बहुत प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिनसे जनन की क्रिया आगे बढ़ती है। जैसे हम बात करें, बीजाणु जनन कई प्रकार के बीजाणुओं से होता है। ये बीजाणु कई प्रकार के बनते हैं। जैसे मुख्य रूप से ये बीजाणु जनन शैवालों में और कौकों में देखने को मिलता है। जैसे अब पहला हम बात करें बीजाणु जनन के प्रकार में बात करें तो पहला प्रकार है अचल बीजाणु के द्वारा जनन। दूसरा फिर है चल बीजाणु के द्वारा जनन, हिप्नोस्पोर के द्वारा जनन, निश्चिष्ट बीजाणु के द्वारा जनन, पाल्मेला अवस्था के द्वारा जनन, और कौकों में बहुत सारे बीजाणु बनते हैं जिन्हें हम पिक्नियोस्पोर, यूरोडोस्पोर, फिर शैवालों में जाकर के या इन्हीं कौकों के माध्यम से आप देखते हैं एस्कोस्पोर भी बनते हैं इनमें कौकों में, और बेसिडियोस्पोर भी बनते हैं। इनके माध्यम से भी अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब बात करते हैं कि अचल बीजाणु क्या होते हैं, किनमें अचल बीजाणु के द्वारा जनन होता है। तो बच्चों, जो अचल बीजाणु होते हैं यह वर्धित कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही बनते हैं। इसमें कशाभिका उपस्थित होती है, इसलिए ये बीजाणु गति करके कुछ देर जल में गति करते हैं, फिर सतह पे पहुंच करके अंकुरित होकर के नए जीव को जन्म देते हैं। प्रायः इस विधि के द्वारा यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, राइजोपस में इस प्रकार से जनन को देखा जा सकता है। दूसरा है अचल बीजाणुओं के द्वारा जनन। अचल बीजाणु क्या होते हैं? ये वे बीजाणु जिनमें कशाभिका नहीं बनती, अर्थात ये वर्धित कोशिकाएं विभाजित होकर के एक कोश की गोलाकार या अंडाकार संरचना का रूप लेती हैं, जिन्हें हम अचल बीजाणु कहते हैं। यह अचल बीजाणु अंकुरित होकर के फिर नए जीव को जन्म देते हैं। इस प्रकार का जनन शैवालों में भी देखने को मिलता है। वही हम बात करें जैसे यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, इनमें यह प्रमुख विधियां होती हैं। अब है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर क्या होता है? यह कुछ वर्धित कोशिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का आवरण बना लेती हैं, जिन्हें हम हिप्नोस्पोर के नाम से जानते हैं। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, ये हिप्नोस्पोर अंकुरित होकर के फिर नए जीवों को जन्म देते हैं। जैसे हम बात करें तो इसमें यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा आदि आते हैं। अगला जो बीजाणु है वो निश्चिष्ट बीजाणु। निश्चिष्ट बीजाणु का निर्माण भी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है। इसमें भी वर्धित कोशिकाएं विभाजित होकर के या उसकी जो वर्धित कोशिकाएं हैं उनके चारों तरफ एक मोटी भित्ति का आवरण बन जाता है, जो गर्मी में या प्रतिकूल परिस्थितियों में निष्क्रिय बने रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, ये पुनः अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। इसके बाद अगला जो बीजाणु है वो है पाल्मेला अवस्था। पाल्मेला अवस्था क्या है? इसमें भी जब पानी की कमी होती है तो वर्धित कोशिकाएं विभाजित होकर के अनेक छोटे छोटे अचल बीजाणु बनाती हैं और उनके चारों तरफ एक श्लेष्मिक आवरण बन जाता है, जिसे हम पाल्मेला अवस्था कहते हैं। यह पाल्मेला अवस्था प्रायः शैवालों में ही पाई जाती है। इसके बाद जो कवकों में जनन है वह पिग्मियोस्पोर के द्वारा,
पिक्निडियम बनता है, उसमें कपके आकार का, इसमें पुप्लियोस्पोर बनता है और उसके द्वारा ये जन्म करते हैं। यह प्रायः पक्सिनिया में पाया जाता है। ऐसे ही यूरोडोस्पोर के द्वारा जन्म है। यूरोडोस्पोर भी कवकों में ही पाया जाता है, विशेषकर पक्सिनिया में। आगे हम बात करें तो एस्कोस्पोर भी कवकों में पाया जाता है। इसमें कवक की एक कवक वर्ग है एस्कोमाइसिट्स, जिसमें एस्कस बनते हैं और उस एस्कस में एस्कोस्पोर बनते हैं। ये एस्कोस्पोर फिर जन्म करके नए पौधे को जन्म देते हैं। अंतिम है बैसिडियोस्पोर। यह बैसिडियोमाइसिट्स के वर्ग के पौधों में एक छोटे छोटे मुकुल के आकार के वर्धी अंग से निर्मित होते हैं, जिन्हें हम बैसिडियम कहते हैं। यह बैसिडियम मातृ जीव से, मातृपादप से अलग होकर के फिर नए पादपों को जन्म देते हैं। जैसे हम बात करें एगारिकस में, जिसे हम मशरूम कहते हैं। बच्चों, अब इसके आगे जो अलिंगिक जन्म की अन्य विधियां हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।